जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीएससी आरओ एपीएस, यूपी पुलिस एसआई कांस्टेबल के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एक टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, पहले आए भी हुए हैं। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है सॉइल, ठीक है। सॉइल मतलब मिट्टी। सॉइल टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है सॉइल की, उसमें मैंने 2 सॉइल डिस्कस करी थी, ठीक है। आज हम लोग सॉइल का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, मतलब एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है सॉइल उतना हम लोग मिट्टी उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। उससे पहले अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसआई, यूपी पुलिस एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है टॉपिक ये, ठीक है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये डेसिमल 004, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी यहाँ हम पढ़ाते हैं वो पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। डेसिमल 004 टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये इस फिगर को देखा था। ये जो मतलब फिगर क्या, ये जो मैप है, ठीक है, कि इसमें कितने प्रकार की मिट्टी हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आप इस जो है मैप को बना लीजिए, मैंने कहा था। तो आपने अगर बनाया तो अच्छी बात है। देखिए, मैंने उस दिन जो सॉइल डिस्कस करी थी, ऊपर 2 तरह की सॉइल, पहली थी जलोढ़ मृदा, ठीक है, ये जलोढ़ मृदा डिस्कस करी थी, और दूसरी मैंने डिस्कस करी थी काली मृदा, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो है लाल और पीली मृदा, ठीक है। लाल और पीली मृदा, इसको पढ़ेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब सॉइल से क्वेश्चन आता है। अगर आपके सिलेबस में ज्योग्राफी है, मतलब एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर ज्योग्राफी है उसमें सिलेबस में, तो सॉइल इम्पॉर्टेंट है। इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और ये भी चीज़ ध्यान रखिए, पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पर बताई थी इम्पॉर्टेंट। तो उसको आप देखिए और नोट करिए, ठीक है। जो हम लोग सॉइल पढ़ रहे हैं वो है लाल और पीली। देखिए, कह रहे हैं लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। तो लाल मृदा कहाँ मिलेगी आपको? लाल मृदा पहली बात तो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में, ठीक है। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले, शब्द पे ध्यान दीजिए, कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा, छत्तीसगढ़। देखिए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का जो रंग है वो रवेदार, मतलब इन मृदाओं का लाल रंग जो है रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इन मृदाओं का रंग, कौन सा? लाल रंग, रवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। तो ये लाल मिट्टी लाल क्यों है, ये कारण बता रहे हैं कि लाल मिट्टी लाल क्यों है। लाल मिट्टी लाल इसलिए है कि इसमें लौह धातु के प्रसार के कारण, ठीक है, मतलब कि आयरन होता है इसमें, ठीक है। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों में क्या होता है? लौह धातु। तो लौह धातु होती है, इसलिए से रेड होती है ये। इनका पीला रंग जल योजन के कारण होता है, ठीक है। तो पीला रंग किसके कारण होता है? जल योजन के कारण। पीला रंग जल योजन के कारण। तो 2 चीज़ नोट करिए। पहली चीज़ यहाँ पर कि जो लाल रंग है वो लौह धातु के कारण होता है, और दूसरा जो पीली मिट्टी है उसका पीला रंग जल योजन के कारण होता है। तो इस चीज़ को आप नोट करिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में आएगी। और क्या आ सकती है कि ये कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में। इसको ऐसे लिख लो कि लाल मृदा कहाँ पाई जाएगी? दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में ये पाई जाएगी, ठीक है। और अगर प्रदेशों की बात की जाए तो ये आपको मिल जाएगी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर आपको मिल जाएगी। पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है, मतलब पहाड़ी के पद पर, से पहाड़ है तो उसके नीचे, मतलब एकदम तली पर, वहाँ पर पाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको आपने शायद नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, वरना इस स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए। अब अगली है लेटराइट मृदा।
लेटराइट मृदा क्या होता है? लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। ठीक है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि लेटराइट मृदा जो है ना, लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। मतलब कि इन क्षेत्रों में पहले आर्द्र होगी एरिया, मतलब कि जलवायु, फिर शुष्क ऋतु आएगी। ठीक है, ये क्रम चलता रहता है। तो वहाँ की मृदा जो होती है वो लेटराइट होती जाती है। ठीक है, ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन, जिसको लीचिंग बोलते हैं, का परिणाम है। ठीक है, जहाँ भारी वर्षा होती है उसके कारण क्या होता है? अत्यधिक निक्षालन होता है, उसका परिणाम है। लेटराइट मृदा गहरी तथा अम्लीय, जिसका पीएच जो होता है वो 6 से कम होता है। ठीक है, इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्व की कमी होती है। तो लेटराइट मृदा में क्या होता है? पौधों के लिए जो पोषक तत्व है वो कम होता है। ठीक है, और यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में, ठीक है, उड़ीसा मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में मिल जाएगा, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस मिट्टी में को पर्णपाती और सदाबहार वन भी मिल सकते हैं। ठीक है, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। लेकिन जहाँ पर विरल वनस्पति होगी और अर्धशुष्क पर्यावरण होगा उसमें ह्यूमस कम होगा। ह्यूमस देखो ऊपर की लेयर होती है ना मिट्टी की, तो अगर विरल वनस्पति है, विरल वनस्पति का मतलब है कि वनस्पति दूर दूर है, मतलब जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे हैं तो ये दूर दूर हैं, घने नहीं हैं। विरल का मतलब घने नहीं है। तो जब घने नहीं होंगे और बारिश होगी तो ऊपर की मिट्टी बह जाएगी। आपने कभी देखा होगा कि अगर मिट्टी है कहीं पर पड़ी हुई है और बारिश हुई है तो थोड़ी बहुत मिट्टी वहाँ से धीरे धीरे खिसक के बह जाती है, दूर चली जाती है। ठीक है, अगर ढलानदार एरिया है तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि मिट्टी यहाँ से बही है कहीं, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि क्या होता है, विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में ह्यूमस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पूछा जाए कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी किस मिट्टी में उगाई जाती है ना? क्वेश्चन बन सकता है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। अब देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये पॉइंट है कि काजू की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग होती है? लेटराइट मिट्टी। तो आपको अगर इससे पहले पता तो अच्छी बात है, तो इसको नोट करिए कि जो अगर काजू की फसल उगानी है तो उसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए आपको? लेटराइट मृदा। अगर क्वेश्चन बन के आ जाए कि काजू की फसल के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो आपको आंसर देना होगा लेटराइट। जैसे ऊपर बताया गया था कि कपास की मिट्टी के लिए, सॉरी, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी बहुत अच्छी होगी? तो काली मिट्टी, जिसको हम लोग रेगुर मृदा भी बोलते हैं, वो मृदा थी। ठीक है, ऊपर मैंने पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने काली मिट्टी नहीं पढ़ी है और जलोढ़ मिट्टी नहीं पढ़ी तो उसको पढ़िए, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरह के थे। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है मरुस्थली मृदा। ठीक है, अगले तरह की सॉइल पर मरुस्थली मृदा। मरुस्थली मृदा मतलब मरुस्थल में जो मृदा पाई जाती है होगी वो मरुस्थली मृदा होगी। ठीक है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग ही अगर पूछ लेना किस कलर का होता है तो शायद लाल भूरा दे दें। ठीक है, दे दें कि भूरा पीला। ठीक है, अगला दे दें कि भूरा काला। ठीक है, इस तरह के अगर 4 ऑप्शन बना दिए जाएँ तो ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस चीज़ का आप नोट करिए कि जो मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा है, लाल और भूरा। स्पष्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लाल और भूरा।
ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कैसी होती हैं? रेतीली और लवणीय होती है। लवणीय मतलब जिसमें सॉल्ट होता है, रेतीली होती है और सॉल्ट होता है। कुछ क्षेत्र में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। मतलब कुछ क्षेत्रों में नमक इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि झीलों से जल ले लो और वाष्पीकृत कर लो, आपको जो नीचे मिलेगा वो नमक मिलेगा, खाने का नमक मिलेगा। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है। मतलब कि जो मरुस्थलीय एरिया है वहाँ पर शुष्क जलवायु है और टेम्परेचर हाई है। जलवायु कैसी है? शुष्क है और टेम्परेचर हाई है, इसलिए वहाँ पर जल वाष्प होने की दर अधिक है। ठीक है, अन्य जगहों से मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। ठीक है, मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। कहाँ पर? इधर मतलब मरुस्थलीय एरिया में। ठीक है, मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, मृदा की सतह के नीचे किसकी मात्रा बढ़ रही है? कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। ये किसकी बात हो रही है? मरुस्थलीय मृदा की बात हो रही है। इस सब चीज़ों को नोट करते चलिए। इसके इसके कारण, एक सेकेंड, इसके कारण मृदा में जल अंतः संयंदन, ठीक है, संयंदन को इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं, अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, जल संयंदन जो है इनफिल्ट्रेशन, वो क्या होता है? अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, इस मृदा को ही सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिनको आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मरुस्थलीय मृदा का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे जो है चूने के पत्थर बनते जाते हैं, जिसके कारण इन्फिल्ट्रेशन जो होता है, ठीक है, मतलब पानी नीचे नहीं जा पाता होगा, है ना, पानी नीचे नहीं जा पाता। इन्फिल्ट्रेशन मतलब पानी नीचे तक, मतलब बारिश भी एक तो कम होती है यहाँ पर, और जो पानी है भी वो नीचे तक जा नहीं पाता। अब अगली जो है मृदा वो है वन मृदा। ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का जो टॉपिक इसमें ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, वन मृदा, और जो अच्छे पॉइंट हैं उसको आप इसे नोट कर लीजिएगा, बस पूरा कहानी थोड़ी लिखनी है। देखिए, ये आमतौर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नाम से ही लग रहा है कि जंगल की मृदा है। और कहाँ पाई जाएंगी ये? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ पर्याप्त वन उपलब्ध हो, वन मतलब जंगल उपलब्ध हो। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। ठीक है, जो मृदाएं हैं इनके गठन में, मतलब कि जो गठन होता है, जिस तरह से ये वहाँ पर पड़ी होती हैं, उनमें पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार जो है वो बदलाव आता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। कौन? वन मृदाएं ही हैं, लेकिन अगर नदी घाटी के आसपास हैं तो वो दोमट और सिल्टदार होंगी। ये एक मतलब इसकी खासियत है कि अगर नदी घाटियों में है तो ये कैसी होंगी? दोमट और सिल्टदार होती हैं। ठीक है, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कण का होता है। देखो, वही मिट्टी वही है, लेकिन अगर स्थिति बदल रही है, अगर नदी घाटी है तो वो दोमट और सिल्टदार होगी, लेकिन अगर ऊपरी ढलानों पर चली जाए तो इसका गठन कैसा हो जाता है? मोटे कणों का हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी वही है। ठीक है, मिट्टी वही है लेकिन स्थिति बदल रही है तो उसका गठन बदल रहा है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। हिमालय के जो है हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। हिमाच्छादित मतलब जहाँ बर्फ पड़ी होती है। ये अधिसिलिका, ठीक है, अधिसिलिका तथा ह्यूमस रहित होती है, मतलब कि इनमें ह्यूमस नहीं होता है, और अधिसिलिका जो होती है वो नहीं होती। ठीक है, नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में विशेषकर नदी सोपानों और जल पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। ठीक है, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगा, जो मैंने हाईलाइट किया उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि मृदा अपरदन और संरक्षण। ये देखिए, अगर जैसे यूपीपीएससी वाला, ठीक है, यूपीपीएससी का अगर आप मेंस लिखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह के आंसर आपको लिखने होंगे कि मृदा संरक्षण के लिए या मृदा अपरदन ना हो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट होगी। मैं यहाँ पे एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। मृदा के कटाव और उसके बाहर की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। तो मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा का अगर कटाव हो रहा है, जैसे ये देखो, ये
मतलब कि ये कहीं मिट्टी पड़ी थी, है ना, और बारिश हुई तो ये कटाव जो दिख रहा है आपको, ये जो कटाव दिख रहा है यही होता है मृदा अपरदन। ये जो कटाव दिख रहा है, ठीक है, मतलब मिट्टी कट गई देखो इतनी देर में, जैसे नाली बन के ये बह गया यहाँ से, तो यही है मृदा अपरदन। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। तो मतलब मृदा का बनना और अपरदन दोनों साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अब देखो यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप बढ़ा तो दिक्कतें आई, जैसे वनोन्मूलन मतलब कि वनों की कटाई, अति पशुचारण, शब्द पे ध्यान दीजिए, पशुचारण नुकसान नहीं करेगा लेकिन अति पशुचारण नुकसान करेगा। अगर आपको पूछा जाए कि मृदा अपरदन का कारण क्या है, वनोन्मूलन होगा उसमें, ठीक है, दूसरा दे दे पशुचारण, ठीक है, तो पशुचारण उसमें से काट देना आप। अति पशुचारण जब शब्द में लिखा हो ना, अति आगे अति शब्द लगा हो, तब समझना कि मृदा अपरदन होगा, लेकिन अगर पशुचारण है तो मृदा अपरदन नहीं होगा। निर्माण, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन जो होता है, खंड इत्यादि क्षेत्र से कई बार ये संतुलन बिगड़ जाता है, ये सब इंसानों की देन है, ठीक है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद, जल मृदा अपरदन करते हैं, ठीक है, मतलब पवन, हिमनद और जल जो है वो मृदा अपरदन करने के मतलब एक तरीके हैं प्रकृति के, प्राकृतिक तौर पर ऐसे होती है मृदा अपरदन। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी विहिकाएँ बनाता है जिन्हें अवनालिका कहते हैं। अवनालिका जैसे ये दिख रहा है ना आप, ये जो दिख रहा है आपको, रंग बदल दो पेन का, देखिए जो ये दिख रहा है ना, ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, ये जो दिख रहा है ना, नालियाँ जो बन गई हैं कट कट के, ये होती है अवनालिका, ठीक है, ये होती है अवनालिका, ठीक है, मतलब कि जब हट जाती है मिट्टी वहाँ से तो एक नाली नुमा संरचना बन जाती है, इसको अवनालिका बोलते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, ठीक है, ऐसी भूमि क्या होती है, जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात भूमि, ठीक है, उत्खात भूमि मतलब बैड लैंड, ठीक है, उत्खात भूमि मतलब बैड, BAD बैड लैंड, LAND बैड लैंड मतलब खराब भूमि कहते हैं। इस तरह की भूमि को क्या बोलते हैं, बैड लैंड, ध्यान रखिएगा। कि अगर पूछ लें कि बैड लैंड क्या होता है, ठीक है, बैड लैंड ऐसे दे देंगे कि ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती, है ना, ऐसी भूमि जो बंजर है, नहीं, ऐसी भूमि मतलब कि ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, उत्खात भूमि कहलाती है। कैसी भूमि, जल मृतिका युक्त मृदा को काटते हैं और गहरी वाहिकाएं बनाते हैं जहाँ अवनलिका, जिसको अवनलिकाएं कहते हैं, तो ऐसी भूमि क्या होती है, बैड लैंड, ठीक है। चंबल बेसिन में ऐसे भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है, ठीक है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बढ़ता है, ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की मृदा जो है घुलकर जल के साथ बहती है। इसे चादर मतलब सीड इरोजन जो बोलते हैं, चादर अपरदन, ठीक है, चादर अपरदन बोलते हैं। अब देखो चादर अपरदन क्या होता है, बहुत ही सिंपल, आप सरल समझो कि मतलब कि अगर ऊपर की परत हल्की सी पतली सी बह गई, ठीक है ना, कई बार देखो अब यहाँ इसको जैसे लिखा है, कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे और बहता है, नीचे की ओर बहता है, मतलब जल है वो बहुत बड़ा एरिया लेके बह रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्षेत्र के ऊपरी मृदा जो है घुल कर जल में घुल जाती है और वो बह जाती है, ठीक है, हल्की सी मतलब लेयर बही, बहुत ही कम मोटाई की लेयर जो बह जाती है, तो उसको सीट इरोजन बोलते हैं, ठीक है, सीट इरोजन, चादर अपरदन बोलते हैं। पवन द्वारा मैदान व ढालू क्षेत्र में ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया पवन अपरदन कहलाती है। मतलब पवन है वो उड़ा ले गए तो पवन अपरदन हो गया। कृषि की गलत तरीक़ों से भी मृदा अपरदन होता है। अगर कृषि अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, जैसे कि क्या होता है कि सीढ़ीदार खेतों में नीचे से ऊपर जुताई करनी होती है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आप जुताई कर दो तो क्या होगा, वो एक गलत तरीका माना जाएगा, ठीक है, गलत तरीका माना जाएगा, तो उसमें और ज़्यादा जो मिट्टी का कटाव है और ज़्यादा मिट्टी कटा होगा, ठीक है। जैसे गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर अगर हल चलाओगे ढाल पे तो वाहिकाएं बन जाएंगी। हल कैसे चलाना चाहिए, ढाल वाले जित पे नीचे से ऊपर ट्रैक्टर ले जाओ, नीचे से ऊपर की ओर ट्रैक्टर ले जाओ, तो ये स्थितियाँ जो है मिट्टी के लिए अच्छी होंगी, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देता है, ठीक है। अब देखिए, या फिर इसमें ऐसे ऐसे खुद ऐसे जुताई होनी चाहिए, मतलब अगर ढलान ऐसा है तो उसमें इस तरह की जुताई होनी चाहिए, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट,
या फिर नीचे से ऊपर ले जाओ। ठीक है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर समानांतर हल चलाने से, मतलब जिसे बताया ना कि समानांतर, जैसे मान लीजिए ये ढाल वाला कोई एरिया है तो इस पर ऐसे से हल चलाओ, ऐसे ऐसे हल चलाओ, ऊपर से नीचे ना लाओ। ठीक है, ऐसे से हल चलाओ। ठीक है, ऐसे ट्रैक्टर ले जाओ इस तरह। तो इस स्थिति में क्या होता है, कटाव तो होगा मिट्टी का लेकिन कम होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि ढाल वाली भूमि समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। ठीक है, और इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ठीक है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो ढाल वाली भूमि है वहाँ पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, सोपान मतलब एक तरह से मेड़नुमा आकृति होती है। ठीक है, मेड़नुमा आकृति होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, और पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि विकसित जो है काफ़ी विकसित है। ठीक है, पश्चिमी कहाँ, पश्चिमी, एक सेकेंड, पश्चिमी मध्य हिमालय में सोपान मतलब सीढ़ीदार। ठीक है, सोपान अथवा सीढ़ीदार, जैसे मेड़ होती है ना, ऐसे इस तरह की सोपान को सीढ़ी बोलते हैं। या फिर ऐसे मोटी मोटी मेड़ टाइप की बना दी है ना, इस तरह की मेड़ टाइप बना दी लंबी लंबी पूरे खेत में, तो वो भी क्या होता है जो है मिट्टी को काटने नहीं देगा। ठीक है, बड़े खेत को पट्टियों में बांटा जाता है। फसल के बीच में घास की पट्टियाँ लगाई जिससे अपरदन ना हो। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। ठीक है, मतलब पवन जो फोर्स लगाएगी उसको कम करेंगी। इस तरीके को, जैसे मान लीजिए ऐसे बीच में अगर घास है, इधर फसल है और हवा आई, तो ये क्या होगा, इसको हवा के फ्लो को कम कर देगी। ठीक है, जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे खेत है ना, खेत के किनारे किनारे लोग पेड़ लगा देते हैं। ठीक है, खेत के किनारे किनारे पेड़ लगा देते हैं। जैसे यूपी में आप देखोगे तो लोग यूकेलिप्टस का बहुत पेड़ लगाते हैं किनारे किनारे खेतों के, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, मृदा अपरदन को रोकता है। ठीक है, और इस तरीके को पट्टी कृषि, ठीक है, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। तो स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है, आप ध्यान रखिए कि मतलब बीच में घास लगा दी, फसलों के बीच में घास लगा देना क्या क्या कहलाएगा, पट्टी कृषि। पेड़ों को पेड़ों को कतारों में लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। ठीक है, बनाना भी पवन की गति को कम करता है। ठीक है, जिसे अभी बताया ना कि यूपी में ज़्यादातर लोग जो है इस समय, मेरे घर के आसपास देखा है मैंने, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, यूकेलिप्टस का बहुत सारा पेड़ लगा देते हैं किनारे किनारे, पूरी मेड़ के किनारे किनारे। तो इससे भी इरोजन कम होता है, मतलब वो जो मिट्टी कटा है वो कम होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिप फार्मिंग क्या होती है, और रक्षक मेखला। ठीक है, रक्षक मेखला बना दी जाती है, तो इससे भी मिट्टी कम कटती है। ठीक है, आगे देखिए, इन पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो पश्चिम भारत में तो है ही, मैंने बताया आपको, आज कल यूपी वाले एरिया में भी है। ठीक है, तो पश्चिम भारत मतलब राजस्थान की तरफ है, वहाँ पर क्या होता है, रेत बहुत उड़ती है ना गर्मियों में, रेत मतलब कि गर्मियों में क्या, वहाँ तो बहुत ही रेत है, तो वहाँ रेत उड़ती है। तो अगर इस तरह के पेड़ लगे हों तो रेत जो है कम उड़ती है, पेड़ों से टकरा करके हवा का फ्लो धीमा हो जाता है और वहीं पर वो गिरने लगती है मिट्टियाँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सॉइल जो है वो हर एग्ज़ाम में आएगी। अगर आपके एग्ज़ाम में ज्योग्राफी है तो सॉइल 100% आ सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। ठीक है, पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इनको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर सॉइल वाला क्वेश्चन अगर आपके पास कहीं पर प्रैक्टिस है तो उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉइल वाले आपने चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, Decimal 004, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का क्या है नाम, Decimal 004, मतलब ये सर्च करेंगे तो आपको Decimal GS स्टडी मिल जाएगा। ठीक है, Decimal GS स्टडी आपको चैनल मिल जाएगा। और अगर आप यूपी पुलिस SI या कांस्टेबल या RO या APS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी एग्ज़ाम कब होगा इसे पता नहीं है, लेकिन तैयारी करते रहिए। जब भी एग्ज़ाम होगा आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
अगर आप हमारी वीडियोज़ रोज़ देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी शॉर्ट वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की वीडियो होती है लगभग, उसको आप अगर देखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन मतलब उस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो शॉर्ट वीडियो अगर आपको रिकमेंड होती है तो शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।